नमस्कार, मैं पूजा। बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 12 जुलाई, दिन शनिवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। पीपीपी मोड पर खुलेंगे राज्य के नए मेडिकल कॉलेज। नए मेडिकल कॉलेज बनाने पर जमीन उपलब्ध कराएगी सरकार। हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज खोलना है सरकार का लक्ष्य। अगस्त से कैशलेस बस यात्रा की होगी शुरुआत। बसों के टिकट होंगे ऑनलाइन बुक। बीएसआरटीसी और कैनरा बैंक के बीच होगा एमओयू। बिहार की जनसंख्या ने पार किया 13 करोड़। देश का हर 10वां व्यक्ति है बिहारी। पटना बना सबसे अधिक आबादी वाला जिला। राज्य में 12 आईपीएस अधिकारियों का हुआ तबादला। प्रशासनिक व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए उठाया गया है कदम। चुनाव निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करना है सरकार का लक्ष्य। 5,971 प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति प्रक्रिया हुई शुरू। अभ्यर्थियों से लिए गए 5 प्रखंड के विकल्प। शिक्षा विभाग ने प्रक्रिया को जल्दी पूरा करने का रखा लक्ष्य। ऑपरेशन सिंदूर विवाद पर अजीत डोभाल का बयान। कहा, भारत को नहीं हुआ कोई नुकसान, पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से किया गया है ऑपरेशन। क्रिकेट के मक्का में चला जसप्रीत बुमराह का सिक्का। तोड़ दिया कपिल देव का रिकॉर्ड। पहली पारी में इंग्लैंड ने बनाए 387 रन। चलिए अब बढ़ते हैं अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। भारतीय वायुसेना में अग्निवीर वायु पद के लिए आवेदन शुरू। भारतीय वायुसेना में अग्निवीर वायु पद के लिए भर्ती प्रक्रिया 11 जुलाई से शुरू हो गई और आवेदन की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2025 है। इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट अग्निपथ-vayu.cdac.in पर जाकर 550 रुपए ऑनलाइन फीस के साथ आवेदन कर सकते हैं। पात्रता के लिए उम्मीदवारों ने 12वीं कक्षा गणित, भौतिकी और अंग्रेजी के साथ 50% अंकों से उत्तीर्ण की हो या 3 वर्षीय इंजीनियरिंग डिप्लोमा या 2 वर्षीय वोकेशनल कोर्स किया हो। अधिकतम आयु सीमा 21 वर्ष है। चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा, शारीरिक परीक्षा, दस्तावेज सत्यापन और मेडिकल टेस्ट शामिल है। पदों की संख्या की आधिकारिक जानकारी अभी जारी नहीं हुई है। अगस्त से कैशलेस बस यात्रा की होगी शुरुआत। अगस्त से बिहार में बस यात्रा और भी सुविधाजनक हो जाएगी। अब राज्य के सभी सरकारी और पीपीपी मोड की बसों के टिकट ऑनलाइन बुक किए जा सकेंगे। इसके लिए बीएसआरटीसी और कैनरा बैंक के बीच एमओयू होगा। इस मौके पर परिवहन मंत्री शीला मंडल समेत कई अधिकारी मौजूद रहेंगे। ये सुविधा बेंगलुरु की बीएमटीसी मॉडल पर आधारित होगी। यात्री देश के किसी भी शहर से टिकट बुक कर सकेंगे और डिजिटल भुगतान कर सकेंगे। कैनरा बैंक सभी बसों में स्वचालित किराया संग्रहण मशीन उपलब्ध कराएगा। इसके साथ ही नया सॉफ्टवेयर भी लॉन्च होगा, जिससे टिकटिंग प्रक्रिया पूरी तरह कैशलेस और ऑनलाइन हो जाएगी। इससे यात्रियों की यात्रा अधिक सुगम और परेशानी मुक्त होगी। राज्य में 12 आईपीएस अधिकारियों का हुआ तबादला। बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले प्रशासनिक स्तर पर बदलाव का दौर जारी है। इसी क्रम में राज्य सरकार के गृह विभाग ने एक बार फिर बड़ा कदम उठाते हुए 12 आईपीएस अधिकारियों का तबादला कर दिया है। गुरुवार को इसके संबंध में आधिकारिक अधिसूचना जारी की गई। यह तबादला चुनाव से पूर्व प्रशासनिक व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त और बेहतर बनाने के उद्देश्य से किया गया है। गौरतलब है कि चुनाव से पहले कानून व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने के लिए राज्य में लगातार अधिकारियों के स्थानांतरण किए जा रहे हैं। इससे पहले भी कई आईएएस और आईपीएस अधिकारियों का तबादला किया जा चुका है। सरकार ये सुनिश्चित करना चाहती है कि चुनाव निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो। पीपीपी मोड पर खुलेंगे राज्य के नए मेडिकल कॉलेज। बिहार सरकार ने चुनिंदा सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी कि पीपीपी मोड पर निजी हाथों में देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने बताया कि नए मेडिकल कॉलेज बनाने पर सरकार जमीन उपलब्ध कराएगी। ये घोषणा पहले बजट में की गई थी, अब इसे लागू किया जा रहा है। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने स्कूलों में स्वास्थ्य जागरूकता पर जोर दिया, जबकि मंत्री मंगल पांडे ने स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार का दावा किया। सरकार का लक्ष्य हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज खोलने का है। फिलहाल राज्य में 15 मेडिकल कॉलेज हैं और 7 नए कॉलेजों की तैयारियां चल रही है, जो विभिन्न जिलों में स्थापित किए जाएंगे। बिहारी बर्थडे स्पेशल में आज बात होगी सत्येंद्र नारायण सिन्हा की। सत्येंद्र नारायण सिन्हा, जिनका जन्म 1917 में हुआ था, उनका देहांत 2006 में हुआ, जिन्हें प्यार से छोटे साहब कहा जाता था। स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षा मंत्री, सांसद और बिहार के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। वे 7 बार औरंगाबाद से सांसद बने और 10 वर्षों तक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री के दर्जे में संयुक्त राष्ट्र की अंतर्राष्ट्रीय समिति में एशिया का प्रतिनिधित्व किया। शिक्षा मंत्री रहते हुए उन्होंने शैक्षणिक सुधार की और मगध विश्वविद्यालय की स्थापना की। उन्होंने उत्तरी कोयल परियोजना का शिलान्यास किया और जेपी आंदोलन में भी अहम भूमिका निभाई। 1960 के दशक में वह बिहार की राजनीति में निर्णायक चेहरा बने और उन्हें डिफैक्टो मुख्यमंत्री भी कहा गया। उनकी पत्नी किशोरी सिन्हा भी 2 बार सांसद रही और महिला सशक्तिकरण की मिसाल बनी। पूरे बिहार में सिर्फ पटना में रुकेगी बुलेट ट्रेन।
दिल्ली हावड़ा बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का सर्वे बिहार में पूरा हो चुका है और रिपोर्ट रेल मंत्रालय को सौंप दी गई है। यह हाई स्पीड ट्रेन 350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी और दिल्ली कोलकाता का सफर महज 6.5 घंटे में तय करेगी। पटना से दिल्ली की दूरी लगभग 4 घंटे में और पटना से कोलकाता का सफर करीब 2 घंटे में पूरा होगा। ट्रेन का रूट वाराणसी, बक्सर, पटना, किऊल, आसनसोल होते हुए हावड़ा तक होगा। बिहार में बुलेट ट्रेन सिर्फ पटना यानी कि फुलवारी शरीफ में रुकेगी। मौजूदा रेलवे ट्रैक के समानांतर 2 नए ट्रैक बिछाए जाएंगे। प्रोजेक्ट की कुल लागत लगभग 5 लाख करोड़ रुपए है, जिसका पहला चरण 2029 तक पूरा होगा। वाहनों पर बिना अनुमति प्रचार स्टिकर लगाने पर जुर्माना। चुनाव के मद्देनजर राजधानी पटना समेत कई जगहों पर बाइक और बड़े वाहनों पर अनधिकृत प्रचार सामग्री जैसे कि पोस्टर और स्टिकर लगाए जा रहे हैं। इसके लिए एजेंसियां चालकों को प्रतिदिन 500 से 2000 रुपए तक दे रही है। हालांकि परिवहन विभाग और यातायात पुलिस ने बिना अनुमति प्रचार करने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत नियमों का उल्लंघन करने पर 2500 से 5000 रुपए तक जुर्माना और वाहन जब्ती हो सकती है। जिला परिवहन अधिकारी ने बताया कि किसी को भी अनुमति नहीं दी गई है और नियमों का सख्ती से पालन कराया जाएगा। लोगों से अपील की गई है कि वे कानून का पालन करें और सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करें। एक ही भवन में संचालित होंगी बिहार पुलिस की विशेष इकाइयां। बिहार में विशेष पुलिस इकाइयों के क्षेत्रीय कार्यालय प्रमंडलीय जिलों में एक ही भवन में संचालित होंगे। गृह विभाग ने 11 शहरों में संयुक्त भवन निर्माण को मंजूरी दी है, जिनमें 4 जगहों पर निर्माण पूरा हो चुका है और इन भवनों में CIT, STF, EOU, विशेष शाखा और मद्य निषेध इकाई के दफ्तर होंगे। वहीं FSL जांच को अनिवार्य किए जाने के बाद 9 रेंज में FSL भवन बनाए जा रहे हैं। सचिवालय और अदालतों की सुरक्षा के लिए CCTV डिटेक्टर और स्कैनर लगाए जाएंगे। ट्रैफिक पुलिस बॉडी वॉर्न कैमरे से लैस होगी और सभी IO को स्मार्टफोन व लैपटॉप दिए जाएंगे। कुल मिलाकर आधुनिक पुलिसिंग पर 300 करोड़ से अधिक खर्च किया जा रहा है। गोपाल खेमका केस के मास्टरमाइंड अशोक साव की संपत्ति की जांच तेज। पटना पुलिस ने उद्योगपति गोपाल खेमका हत्याकांड के मास्टरमाइंड अशोक साव और शूटर उमेश यादव को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन हत्या के पीछे की जमीन या प्लॉट की स्पष्ट जानकारी अब तक नहीं मिल सकी है। अशोक के फ्लैट से जमीन के कागजात, एक 9mm पिस्टल, 17 गोलियां और हथियार के 3 लाइसेंस मिले हैं, जिनकी जांच जारी है। पुलिस उसके पासपोर्ट, मोबाइल चैट और अन्य ठिकानों की भी पड़ताल कर रही है। गोपाल खेमका के लैपटॉप और पेन ड्राइव से भी सुराग जुटाए जा रहे हैं। अशोक का विदेश आना जाना भी पुलिस को संदिग्ध लग रहा है और अब ये पता लगाया जा रहा है कि वो किन उद्देश्यों से विदेश जाता था। बिहार की जनसंख्या ने पार किया 13 करोड़। बिहार विकास की दौड़ में तेजी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन जनसंख्या विस्फोट राज्य के लिए बड़ी चिंता बन चुका है। 2023 की जातिगत जनगणना के अनुसार बिहार की आबादी 13 करोड़ 7 लाख से भी अधिक हो गई है। देश का हर 10वां व्यक्ति बिहारी है। जनसंख्या घनत्व 1388 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, जो देश में सबसे अधिक है। शिवहर, पटना और दरभंगा सबसे घनी आबादी वाले जिले हैं। पटना सबसे अधिक आबादी वाला जिला बना है, जबकि शेखपुरा सबसे कम। स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति चिंताजनक है। बिहार में हर 22,000 लोगों पर एक डॉक्टर है, जबकि सरकारी अस्पतालों में यह आंकड़ा 30,000 है। बावजूद इसके अस्पताल में प्रसव दर 74% पहुंच चुकी है। 5,971 प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू। बिहार में उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए 5,971 प्रधानाध्यापकों का पदस्थापन प्रक्रिया शुरू हो गया है। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित और अनुशंसित अभ्यर्थियों की काउंसलिंग पहले ही की जा चुकी है और उन्हें प्रमंडल व जिला आवंटित कर दिए गए हैं। अब इन अभ्यर्थियों से 5-5 प्रखंड के विकल्प लिए गए हैं। शिक्षा विभाग ने इस प्रक्रिया को जल्दी पूरा करने का लक्ष्य रखा है। यदि किसी अभ्यर्थी ने विकल्प नहीं भरा तो उन्हें रैंडमाइजेशन के माध्यम से प्रखंड विद्यालय आवंटन किया जाएगा। पदस्थापन की प्रक्रिया अगले सप्ताह तक पूरी कर दी जाएगी। श्रावणी मेले के पहले दिन दिखी कांवरियों की भीड़। शुक्रवार को सावन महीने की शुरुआत के साथ ही बिहार में विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला शुरू हो गया है, जो 9 अगस्त तक चलेगा। सुल्तानगंज से वैद्यनाथ धाम तक श्रद्धालु उत्तरवाहिनी गंगा से जल लेकर कांवड़ यात्रा पर निकल रहे हैं। इस बार सरकार ने टेंट सिटी, पेयजल, शौचालय, बिजली, सुरक्षा और मनोरंजन जैसी सुविधाएं प्रदान की है। टेंट सिटी में सांस्कृतिक कार्यक्रम और लाइव LED प्रसारण की व्यवस्था है। श्रावणी मेला 2025 मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है, जिसमें लोकेशन, ट्रैफिक प्लान, एम्बुलेंस आदि की जानकारियां मिलेगी। सावन में 4 सोमवारें होंगी। पहली 14 जुलाई को पड़ेगी। श्रद्धालुओं में भारी उत्साह है और सरकार की व्यवस्थाओं की सराहना की जा रही है। YouTube से जल्द ही हटेगा ट्रेंडिंग पेज सिस्टम।
YouTube ने घोषणा की है कि वो 21 जुलाई से अपने ट्रेंडिंग पेज को हटाने जा रहा है, जो 2015 में शुरू हुआ था। कंपनी के अनुसार पिछले 5 वर्षों में यूजर व्यवहार में बदलाव के कारण ट्रेंडिंग पेज पर विजिट्स घट गई हैं। अब लोग कंटेंट को सर्च, शॉर्ट्स, कम्युनिटी और रिकमेंडेशंस के जरिए ही ढूंढते हैं। YouTube चार्ट्स के जरिए अब यूजर्स म्यूजिक वीडियोस, पॉडकास्ट और ट्रेलर्स जैसे ट्रेंडिंग कंटेंट देख सकेंगे। गेमिंग कंटेंट के लिए एक्सप्लोर पेज रहेगा। क्रिएटर्स को आइडिया देने के लिए YouTube स्टूडियो का इंस्पिरेशन टैब जारी रहेगा। इसके साथ ही कंपनी 15 जुलाई से मोनेटाइजेशन पॉलिसी भी अपडेट कर रही है ताकि इनऑथेंटिक और मास प्रोड्यूस्ड कंटेंट पर रोक लगाई जा सके। शिक्षकों को सौंपा गया HPV टीकाकरण समन्वय का जिम्मा। सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए मुख्यमंत्री बालिका कैंसर प्रतिरक्षण योजना के तहत राज्य की 9 से 14 वर्ष की लड़कियों को HPV टीका लगाया जाएगा। इसके लिए सरकारी और निजी स्कूलों में नोडल शिक्षक नियुक्त किए जाएंगे, जो स्वास्थ्य विभाग से समन्वय स्थापित करेंगे। प्राथमिक शिक्षा निदेशक साहिला ने सभी जिलों को निर्देश दिया है कि स्कूलों, मदरसों आदि के प्रधानाध्यापक बालिकाओं को टीकाकरण के लिए प्रेरित करें। शिक्षक न केवल अभिभावकों को HPV टीके के लाभों की जानकारी देंगे, बल्कि शिविरों के दौरान भी स्वास्थ्य कर्मियों की सहायता करेंगे। इस अभियान का उद्देश्य बालिकाओं में कैंसर के खतरे को कम करना और टीकाकरण प्रक्रिया को सुचारू बनाना है। एसी का आउटडोर यूनिट क्यों होता है गर्म? एसी का आउटडोर यूनिट गर्म होना सामान्य प्रक्रिया है, क्योंकि यह कमरे से निकाली गई गर्मी को बाहर फैलाने का काम करता है। एसी कमरे की गर्मी को सोखकर रेफ्रिजरेंट के जरिए आउटडोर यूनिट तक पहुंचाता है। वहां कंडेंसर कॉइल के माध्यम से ये गर्मी बाहर की हवा में छोड़ी जाती है और इस प्रक्रिया में यूनिट में लगा पंखा हवा को कॉइल पर से गुजरता है, जिससे गर्मी बाहर निकलती है और यूनिट गर्म हो जाती है। कंडेंसर कॉइल और पंखे का संयोजन इस गर्मी को हवा में स्थानांतरित करता है। इसलिए जब आउटडोर यूनिट गर्म होता है तो ये एसी के सही ढंग से काम करने का संकेत होता है। जाने आज कैसा रहेगा बिहार के मौसम का मिजाज। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 से 3 दिनों के दौरान राज्य के अधिकतम व न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की क्रमिक वृद्धि होने का पूर्वानुमान लगाया गया है। तो वहीं न्यूनतम तापमान कोई भी विशेष परिवर्तन आने की संभावना नहीं है। प्रदेश के अधिकांश इलाकों में वर्षा होने का पूर्वानुमान लगाया गया है। राज्य के उत्तर भाग के 1 या 2 स्थानों पर गरज बिजली के साथ तेज हवा चलने की भी आशंका जताई गई है। अगर बात करें आज के अधिकतम तापमान की, तो आज का अधिकतम तापमान 36 से 38 डिग्री और न्यूनतम तापमान 28 से 30 डिग्री रहने की संभावना है। बढ़ी हुई पेंशन राशि ट्रांसफर करने पर सीएम नीतीश का बयान। शुक्रवार को बिहार सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत 1.11 करोड़ लाभार्थियों के बैंक खातों में 1227 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए। हर लाभार्थी को 1100 रुपए की पेंशन मिली, जो पहले 400 रुपए हुआ करती थी। पेंशन बढ़ोतरी दिव्यांग, विधवा और बुजुर्गों के लिए की गई है। इस मौके पर पटना में राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और दोनों डिप्टी सीएम शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने कहा, हम अब इधर उधर नहीं जाएंगे। पहले महिलाओं को कोई नहीं पूछता था, हम उनके लिए कई काम किए हैं। पूरे राज्य के सभी जिलों, प्रखंडों, पंचायतों और गाँवों में 60 लाख से अधिक लाभार्थियों ने कार्यक्रम में भाग लिया। महागठबंधन का मैनिफेस्टो जारी, युवाओं और महिलाओं पर फोकस। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर इंडिया गठबंधन यानी कि महागठबंधन ने अपना साझा मैनिफेस्टो तैयार कर लिया है। राजद, कांग्रेस और वाम दलों की उप समिति ने इसे अंतिम रूप दे दिया है, जिसे अब तेजस्वी यादव की अध्यक्षता वाली समन्वय समिति को सौंपा जाएगा। मैनिफेस्टो में युवाओं, महिलाओं, आशा और स्कीम वर्कर्स पर खास ध्यान दिया गया है। इसमें महिलाओं को माई बहन योजना के तहत 2500 रुपए प्रति माह, सामाजिक सुरक्षा पेंशन को 1500 रुपए करने जैसे वादे शामिल है। बैठक सीपीआई माले के पटना कार्यालय में हुई, जिसमें राजद, कांग्रेस, सीपीआई, सीपीएम, माले और वीआईपी के सदस्य शामिल थे। ओवैसी के एआईएमआईएम और पारस की आरएलजेपी के संभावित शामिल होने की पर चर्चा जारी है। चिराग को जदयू के महेश्वर हजारे की चुनौती। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान द्वारा विधानसभा चुनाव लड़ने के संकेतों पर जेडीयू नेता व बिहार सरकार के मंत्री महेश्वर हजारी ने पलटवार किया है। उन्होंने चिराग को खुली चुनौती दी कि वे घोषणा करके अकेले चुनाव लड़कर दिखाएं। हजारी ने कहा कि चिराग और उनके सांसदों को गठबंधन धर्म का पालन करना चाहिए। मंच और जमीन पर अलग अलग बयान देना ठीक नहीं है। इसके साथ ही खगड़िया सांसद राजेश वर्मा द्वारा कानून व्यवस्था पर दिए गए बयान पर भी नाराजगी जताते हुए संयम बरतने की सलाह दी। उन्होंने दोहराया कि जब तक नीतीश कुमार जीवित है, वे ही मुख्यमंत्री रहेंगे। चिराग ने 6 जुलाई को छपरा में चुनाव लड़ने का ऐलान किया था। राजद छोड़ 200 मुस्लिम कार्यकर्ता जदयू में हुए शामिल। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को बड़ा झटका लगा है। मोतिहारी में राजद के करीब 200 मुस्लिम कार्यकर्ताओं ने जदयू का दामन थाम लिया है। यह मिलन समारोह जदयू नेता खालिद अनवर की मौजूदगी में हुआ, जिसमें सभी ने पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व पर भरोसा जताया। खालिद अनवर ने राजद पर मुस्लिमों को डराकर वोट बैंक की राजनीति करने का आरोप लगाया और कहा कि अब मुस्लिम समाज जागरूक हो चुका है। उन्होंने दावा किया कि मानसून सत्र के बाद राजद में बड़ी टूट होगी और कई बड़े नेता एनडीए में शामिल होंगे।
चंपारण से शुरू हुआ ये विरोध जल्द पूरे बिहार में फैलने की संभावना है। पीके ने कन्हैया को महागठबंधन के रथ में जगह न मिलने पर किया पोस्ट। कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार जल्द ही प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज में शामिल हो सकते हैं। हाल ही में बिहार बंद के दौरान राहुल गांधी के रथ पर चढ़ने से उन्हें रोका गया था, जिससे उनके कांग्रेस से असंतोष की अटकलें तेज हो गई थी। जनसुराज के सोशल मीडिया हैंडल से इस मुद्दे पर पोस्ट कर जनता की राय मांगी गई है, जिससे संकेत मिल रहे हैं कि पार्टी कन्हैया को शामिल करने की तैयारी में है। जनसुराज बिहार में लोकप्रिय चेहरों को जोड़कर अपनी पकड़ मजबूत करने में जुटी हुई है। हाल ही में यूट्यूबर मनीष कश्यप को पार्टी में शामिल किया गया था और अब कन्हैया कुमार को युवा चेहरा बनाकर जोड़ा जा सकता है। जसप्रीत बुमराह की धारदार गेंदबाजी ने इंग्लैंड को पहली पारी में 387 रन पर रोक दिया, जिससे भारत को मैच में वापसी का मौका मिला। जवाब में भारतीय पारी की शुरुआत लड़खड़ाई, लेकिन सलामी बल्लेबाज केएल राहुल ने अर्धशतक जड़कर टीम को संभाल लिया। दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने 3 विकेट पर 145 रन बना लिए हैं और अब भी इंग्लैंड से 242 रन पीछे है। राहुल 53 रन बनाकर क्रीज पर टिके हुए हैं, जबकि ऋषभ पंत 19 रन के निजी स्कोर पर उनका साथ दे रहे हैं। अब तीसरे दिन भारत की नजरें पहली पारी में इंग्लैंड के स्कोर के करीब पहुंचने पर होंगी। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। 1823 में आज ही की तारीख में भारत में निर्मित प्रथम वाष्प इंजन युक्त जहाज डायना का कोलकाता में जलावतरण हुआ था। आज ही की तारीख में 1949 को महात्मा गांधी की हत्या के बाद आरएसएस पर लगाए गए प्रतिबंध को सशर्त हटाया गया था। आज की तारीख में 1960 में भागलपुर और रांची यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी। हिंदी के प्रसिद्ध उपन्यास लेखक दुर्गा प्रसाद खत्री का जन्म 1895 में आज ही की तारीख को हुआ था। हिंदी फिल्मों के निर्देशक बिमल राय का जन्म 1909 में आज ही की तारीख में हुआ था। इसी के साथ क्रिकेटर और कमेंटेटर संजय मांजरेकर का जन्म भी 1965 में आज ही की तारीख में हुआ था। हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध सदाबहार अभिनेता राजेंद्र कुमार का निधन आज ही की तारीख में 1999 को हुआ था। विश्व प्रसिद्ध पहलवान और हिंदी फिल्मों के अभिनेता दारा सिंह का निधन भी आज ही की तारीख में 2012 को हुआ था। उसी तरह हिंदी फिल्मों की जानी मानी नायक, खलनायक और चरित्र अभिनेता प्राण का निधन 2013 में आज ही की तारीख को हुआ था। ऑपरेशन सिंदूर विवाद पर अजीत डोभाल का बयान। 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 लोगों की जान जाने के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर चलाया। इस ऑपरेशन में भारत ने पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों और एयरबेस को 23 मिनट में नेस्तनाबूद कर दिया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने पहली बार इस पर बयान देते हुए कहा कि भारत को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है और एक कांच तक नहीं टूटा है। डोभाल ने कहा कि ऑपरेशन पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक से किया गया और सटीक निशाना साधा गया। उन्होंने विदेशी मीडिया पर झूठ फैलाने का आरोप लगाया। इसके बाद पाकिस्तान से भारत से सीज फायर की अपील की और 10 मई को दोनों देशों के बीच डीजीएमओ स्तर की बातचीत में सीज फायर पर सहमति बनी। आप सांसद संजय सिंह ने लगाया चुनाव आयोग पर आरोप। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने बिहार में चुनाव आयोग के मतदाता पुनरीक्षण कार्य पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि आयोग चुनाव को हाईजैक कर रहा है और जनता का मतदान अधिकार छीना जा रहा है। उन्होंने माता पिता का जन्म प्रमाण पत्र मांगने को गलत बताया और बीजेपी पर पक्षपात का आरोप लगाया। संजय सिंह ने कहा कि आप बिहार में अकेले चुनाव लड़ेगी और सड़क, शिक्षा, बिजली, पानी जैसे मुद्दों पर जनता के बीच जाएगी। उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधा कि उसने पप्पू यादव और कन्हैया कुमार को विरोध प्रदर्शन में अपमानित किया। संजय सिंह पटना से किशनगंज रवाना हुए हैं, जहां वो पब्लिक मीटिंग कर हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उसके जवाब बताएंगे जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस, दारोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारा पहला सवाल है, इनमें से कौन अंगराज्य की राजधानी थी? ए चंपा, बी मोतिहारी, सी सारण या फिर डी मिथिला? इसका सही जवाब है ए चंपा। हमारा दूसरा सवाल है, मौर्य वंश का संस्थापक कौन है? ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी बिंदुसार, सी अशोक या फिर डी अज्ञात शत्रु? इसका सही जवाब है ए चंद्रगुप्त मौर्य। हमारा तीसरा सवाल है, बिहार के कितने जिले नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं? ए 11, बी 2, सी 5 या फिर डी 7? इसका सही जवाब है डी 7। हमारा चौथा सवाल है, भारत ने भीषण आर्थिक संकट से जूझ रहे किस देश को ऋण सुविधा के तहत 44,000 टन से भी अधिक यूरिया मुहैया कराया है? ए पाकिस्तान, बी नेपाल, सी यूक्रेन या फिर डी श्रीलंका? इसका सही जवाब है डी श्रीलंका। टाटा पावर सोलर सिस्टम्स लिमिटेड ने हाल ही में घर घर सोलर पहल किस राज्य में शुरू की है? ए बिहार, बी मध्य प्रदेश, सी उत्तर प्रदेश या फिर डी राजस्थान?
इसका सही जवाब है सी, उत्तर प्रदेश। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है नरेंद्र कुमार, भरत प्रसाद, राजकुमार यादव, विकास यादव, राजीव कुमार, मोहम्मद सनाउल्लाह, राजकिशोर, नेहा कुमारी, श्याम नंदन चौधरी, संदीप चंद्र सिंह, विजय घायल, अमृता कुमारी, राजेश मांझी, सोनू कुमार, हिमांशु, प्रिंस, पप्पू, रंजीत मिश्रा, सुकांत शंकर, मनोज दास, हर्ष नारायण, रोहित कुमार, आलोक प्रियदर्शी, राजीव कुमार और रंजय कुमार। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, क्या शराबबंदी समाज में सुधार ला सकती है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज़। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।